मौजूदा समय में लगातार सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बीते दिन सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और तो और गुरुवार को इसकी कीमत नए शिखर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत पहली बार $2200 प्रति औंस के पार पहुंची है और अपने देश यानी कि भारत में इसका भाव 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है और ये सोने का नया रिकॉर्ड लेवल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आई सोने की कीमत में ये तेजी। रिकॉर्ड स्तर पर दरअसल सोना पहुंच चुका है और गोल्ड की कीमतों में अचानक ये जोरदार तेजी अमेरिका में बुधवार को संपन्न हुई केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद देखने को मिली है। यूएस फेडरल की ओर से ब्याज दरों को लेकर लिए गए फैसले को सोने में तेजी के पीछे की वजह माना जा सकता है। साथ ही फेडरल रिजर्व ने साफ तौर पर कहा है कि हाल में महंगाई बढ़ने का असर मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा और बेंचमार्क ब्याज दरें 5.25 से 5.50% पर स्थिर रहेंगी और इसके साथ ही पॉलिसी रेट में भी 3 बार कटौती किए जाने के भी संकेत दिए गए हैं। तो बेंचमार्क जो ब्याज दरें हैं वो 5.25 से 5.50% पर स्थिर रहेंगी और सोना लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा? भारतीय शेयर बाजार पर भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसके चलते सेंसेक्स निफ्टी तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के चलते गुरुवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 751 अंक या 1.04% से ज्यादा की उछाल के साथ 72,852 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था। तो वहीं एनएसई का निफ्टी 235 अंक या 1.08% की तेजी के साथ 22,074 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में आए उछाल के चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों ने 5.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 374.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 379.97 लाख करोड़ रुपए हो गया। साथ ही मार्च 2024 में अब तक 3,000 से ज्यादा महंगा हुआ है सोना और 2023 में सोना 8,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ था। तो वहीं इधर आपने जाना कि सोने के भाव से भारत में क्या असर पड़ेगा। वहीं एक तरफ तो अमेरिका ने यह फैसला किया तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने भी आर्थिक तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जापान के केंद्रीय बैंक ऑफ जापान ने 17 साल बाद अपनी प्रमुख ब्याज दरों में इजाफा किया है। अब जापान की अल्पकालिक ब्याज दर 0.1% हो गई है जो पहले -0.1% थी। बैंक ऑफ जापान ने इससे पहले आखिरी बार फरवरी 2007 में अपनी ब्याज दरों में इजाफा किया था। उसके बाद से इसमें लगातार कमी हो गई है। 8 साल पहले ये माइनस में पहुंच गई और अभी तक माइनस में ही थी। बैंक ऑफ जापान दुनिया का इकलौता सेंट्रल बैंक था जिसकी प्रमुख ब्याज दर माइनस में थी, लेकिन अब ये भी पॉजिटिव हो गई है। जापान में ब्याज दर माइनस में होने से वहां के निवेशक उन देशों में पैसे लगाते थे जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता था। इनमें भारत भी शामिल था। अब जापान में ब्याज दर बढ़ने से जापानी निवेशक वापस अपने देश का रुख कर सकते हैं और वहां निवेश बढ़ा सकते हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं जो जापानी निवेशकों से सस्ती दरों पर कर्ज लेते थे। हालांकि अभी भी जापान में ब्याज दरों में वृद्धि बेहद मामूली है और ये कई अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। तो देखा आपने कि जो फैसले लिए गए हैं अमेरिका द्वारा और जापान द्वारा उनका जो असर है वो भारत पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी पर आज हमारा फोकस है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत अब हम आपसे करेंगे क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ जापान, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रभाव भारत पर पड़ रहा है और आने वाले समय में क्या मार्केट इससे उठता हुआ नजर आएगा और किस तरह की गतिविधियां आगे देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का दौर है। अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। काफी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अस्थिरता से धीरे धीरे स्थिरता की तरफ आ रही है। जहां पर महंगाई की दर बहुत ज्यादा होती थी, अब धीरे धीरे वो स्टेबलाइज होकर अब वहां के सेंट्रल बैंक्स रेट्स को बढ़ा रहे हैं।
जैसे अभी अमेरिका में हमने देखा कि फेड रिजर्व ने संकेत किए हैं कि आने वाले इस साल में 3 बार ब्याज दर में कटौती की जाएगी। अब जब ऐसा माहौल होता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अनसर्टेनिटी पूरे माहौल में बनी हुई है, और दूसरी बात, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है उस केस में जो नॉन यील्डिंग सोना है, जिसका कोई रिटर्न नहीं होता है, उसके रेट्स बढ़ते हैं। जी। हम आप अगर पीछे 10 साल का भी देखें तो जब भी डॉलर घटता है या मुद्रा जो बैंक की रेट घटती है, उसमें अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ जो बॉन्ड्स हैं, इस तरह की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर रिटर्न भी कम होता है, उनकी मांग कम हो जाती है। अब इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न चाहिए। अनसर्टेनिटी के माहौल में या तो वो स्टॉक मार्केट का रुख करेगा या फिर वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और वही हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड के मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ये न केवल हमारे देश में बल्कि अमेरिका में पिछले 2 दिन से काफी इसके अंदर गोल्ड प्राइसेस में वृद्धि हुई है। और कल जब हम फेड रिजर्व ने घोषणा की कि हम कोई इंटरेस्ट रेट में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन संकेत भी बिल्कुल साफ साफ दिया कि आने वाले इस साल में 2024 में हम इसमें कटौती करेंगे। तो तो एक इस तरह का माहौल पैदा जी, हो गया कि जिसमें गोल्ड की जो मांग है वो बढ़ गई, और गोल्ड की मांग बढ़ने से स्वाभाविक है कि सोने के रेट बढ़ गए। तो अभी इसमें 2024 के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या लगता है, क्योंकि अभी तो हम मार्च में हैं और इस साल ये भी माना जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अभी इसमें और इजाफा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। एक तो अभी भी जो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे रूस और यूक्रेन के बीच में, अभी जी। उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, रूस ने भी कुछ घोषणा की कि हम अपने जो तेल है वो नहीं बेचेंगे। उस पर कुछ उन्होंने रुक उसमें कुछ घोषणा की कि हम उसमें आगे इसके प्राइस भी बढ़ने के संकेत किए। तो पूरे दुनिया में इस वक्त चाहे हमास और इजराइल की बात कर ले, एक अफरा तफरी का माहौल तो बना हुआ है। और जी। हमारी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कोविड के दौर से धीरे धीरे होके बाहर आ रही थी, लेकिन ऐसे में अनिश्चितता के दौर में हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सोने के भाव और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को लगता है, क्योंकि अभी सीजन डिमांड नहीं है और अभी हमारे देश में इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शंस में कैश का और गोल्ड का मूवमेंट कम हो जाता है। जी। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि अभी स्टेबलाइज होकर इलेक्शंस के बाद, हमारे जो जनरल इलेक्शंस है, आम चुनाव है, उसके बाद फिर दोबारा हम वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद हमारा सीजन भी शुरू हो जाएगा और जो सोने की जो डिमांड है, मांग है, वो भी बढ़ जाएगी। और तमाम क्षेत्रों में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि निवेश को लेकर भी जो बात है, इकोनॉमिकल फैक्टर कितना ज्यादा इंपैक्टफुल इससे नजर आएगा। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर से उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा होता है। जी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल अभी नहीं हुई है। तो ऐसे में काफी उतार चढ़ाव हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट में दोबारा उछाल देखने को मिला है। पिछले हफ्ते वो काफी डाउन की तरफ जा रहा था। तो ये सब तो चलेगा जब तक हमें स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि हमारा देश इसमें केवल और केवल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और हम इसमें कम प्रभावित होते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट कुल मिलाकर बहुत अच्छे से वो बिहेव कर रही है, और बहुत अच्छा उसके अंदर इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जमा हुआ है। और अभी भी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईज हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर है। जियोपॉलिटिकल और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि उन जो खरीदारी कर रहे हैं उससे कितना बड़ा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। हम अभी देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कम कि इसमें पूरा सब इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, उसमें सप्लाई चेन का डिसरप्शंस भी हैं, उसमें फूड प्राइसेस का क्राइसिस भी है, जी। उसमें एनर्जी का क्राइसिस भी है। उस वजह से काफी इसके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा, और काफी देश इन्फ्लेशन की मार को झेलते रहे, और काफी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती के दौर में गुजर रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, कि अधिकतर देशों की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को कम कर रही हैं।
लेकिन जापान के अंदर माइनस इंटरेस्ट रेट चल रहा था, वो उन्होंने पॉजिटिव किया है। उसके हर एक देश में तकरीबन अलग अलग फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स यूएस में काम कर रहे हैं वो एशिया की अधिकतर अर्थव्यवस्था में वो एप्लीकेबल नहीं है। दोनों का अलग सीन है। चाइना के अंदर प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो इन सब के अलग अलग जो यूनिक फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जी। और लोग ये भी मानते हैं कि जो निवेशक हैं वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट इसको लेकर चलते हैं। ये कितना बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है? अगर हम बाजार को देखें, और हम ग्लोबली तो मार्केट को देख ही रहे हैं, उसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन हम जब भारतीय बाजार की बात करते हैं वहां की नज़र में भी ये कितना बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर आ रहा है? देखिए, सोना तो हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। जी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखिए तो सोने में जिसने इन्वेस्ट किया उसको वो फायदा ही हुआ है। जी। और साथ में हमारी स्टॉक मार्केट भी कुल मिला के बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास काफी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में, न केवल बाहर के इन्वेस्टर्स लेकिन हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी, उनका पूरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी इजाफा होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी उसमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, और साथ साथ सोने में तो हम देख ही रहे हैं कि उछाल आ रहा है। बिल्कुल। डिमांड और सप्लाई चेन की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है इसमें बीते कुछ वर्षों में लगातार इजाफा देखने को मिला है, और 2024 में भी ये मान रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा गति नज़र आएगी। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कितना आगे जाकर ये तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, अभी पीछे रेड सी का क्राइसिस हुआ, उसमें जी। लग रहा था कि काफी डिसरप्शन होने वाला है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट्स मिल गए और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। वो एडजस्टमेंट हो गया है। और जी। जहां तक ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस की बात है, वो डिसरप्शंस काफी समय तक रहा, लेकिन जब डिसरप्शंस होता है तो उसके ऑल्टरनेटिव भी बन जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ऑल्टरनेटिव्स भी डेवलप हो रहे हैं, और धीरे धीरे हम स्टेबिलिटी की तरफ, अगर मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो जी। धीरे धीरे हम ट्रैक पर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो माहौल है इन्वेस्टमेंट का, अर्थव्यवस्था में पैसा निवेश करने का, मेरे को लगता है वो अनुकूल माहौल बन रहा है। और आगे अगर ऐसा ही रहा, और कोई अगर इस तरह की बात नहीं हुई, जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जी। अगर वो इस स्तर पर भी कायम रहती है, तो मेरे को लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशंस का कि पूरे विश्व के किस हिस्से में क्या हो जाए, और जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी रूस में इलेक्शंस भी खत्म हुए हैं, उसमें पुतिन साहब को दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है, तो वो जो टेंशन है वो किस रूप में, क्या रूप लेगी, इसके बारे में सोचना या प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो अनसर्टेनिटी का माहौल तो कुल मिला के बना हुआ। जी। 2024 में जैसा कि हम हैं, और मंदी को लेकर भी यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या 2024 में मंदी का दौर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव ट्रेड भारत में देखने को मिल रहा है बाजार की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, और जो इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भारत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी अच्छी खबर के रूप में हम इसे देख सकते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, एक एक्सेप्शन है। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने भी पीछे कहा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्टार है, जी। उभरता हुआ सितारा है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। और सिर्फ हमारा देश सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है आज की तारीख में। उसकी वजह, जो हमने कोविड के दौरान जो काफी रिफॉर्म्स किए, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम हर साल बजट में बढ़ा रहे हैं, मतलब जो मूलभूत सुधार अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, उसमें ये जो अभी सरकार है पिछले 10 सालों से निरंतर प्रयत्नशील है, और उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिलता है कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रोंग है, इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जी। सेक्टर भी राइज हो रहा है, उसमें तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार की है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मेरे को लगता है कि अर्थव्यवस्था, जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अमेरिका में भी मंदी का दौर था, उसमें अब धीरे धीरे जो विकास दर है उसका प्रिडिक्शन और थोड़ा सा अच्छा है, कम है लेकिन विकास दर की तरफ आ गए हैं हम, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, जीरो से और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हर साल जो जी। भी अनुमान होते हैं, एक्चुअल्स उसको एक्सीड कर रहा है।
आज हम 7% से आगे बढ़ने की उम्मीद है, और आने वाले सालों में मेरे को लगता है कि ये जो विकास दर है ये और एक्सेलरेट होगी, और बिल्कुल। जितने भी अनुमान आईएमएफ ने चाहे रिजर्व बैंक ने किए हैं, हम जी। उसको अनुमानों को तोड़ते हुए और आगे जाएंगे। और इसीलिए शायद हम कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की जो नज़रें हैं वो भारत पर हैं, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए नज़र आ रहा है, और भारत उनको वो दे भी रहा है। और निवेश की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो बहुत कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है जो भारत को तेज़ गति से वैश्विक पटल पर और आगे लेकर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, अपना समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ यहाँ पर साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट।